स्क्रीन विजिबल हुआ? देखो स्क्रीन विजिबल हुआ? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Okay, got it. So our today's topic is that is अब तक हम लोग TCP के जो हेडर फॉर्मेट्स है और TCP कैसे काम करता है उसके ऊपर हम लोग कुछ देख चुके थे. Now our today's concern is कि वो कैसे, how does it work? So TCP is basically a connection oriented protocol and it operates at the higher level of IP. Connection oriented का मतलब क्या है जो अब तक हम लोग देखे हैं, because it establishes a connection between the processes that running at the server side and at the client side. तो ये मान के चलता है कि जो कंप्यूटिंग हो रहा है वो उसमें किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में फॉर ए पर्टिकुलर डेटा ट्रांजैक्शन कोई ना कोई उसका सर्वर होगा या दूसरा एंड जो है उसका एक क्लाइंट होगा. एंड फॉर दैट इट मेंटेन्स द कनेक्शन बिटवीन द टू प्रोसेसेस एट द टू एंड्स, जहां पर कि आईपी जो है वो होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, दो अलग अलग रिमोट नेटवर्क में होस्ट को लॉजिकली आइडेंटिफाई कर रहा है. उसी जगह पे टीसीपी जो है विथ यूजिंग द यूनिक पोर्ट नंबर दैट इज गिवन इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, इट एस्टैब्लिशेस ए वर्चुअल पाथ बिटवीन द प्रोसेसेस. हर प्रोसेस का अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर है. वो प्रोसेस सर्वर के जिस प्रोसेस से कम्युनिकेट करेगा उस सर्वर के प्रोसेस के पास भी एक पोर्ट नंबर होता है. तीन तरह का पोर्ट नंबर हम लोग देख चुके हैं, वेल नोन पोर्ट्स, एफिमेरल पोर्ट्स एंड रजिस्टर्ड पोस्ट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट कि वो किस तरह के पोर्ट नंबर से वो कम्युनिकेट करेगा. इट मे कम्युनिकेट विद एफिमेरल पोर्ट और इट मे कम्युनिकेट विद वेल नोन पोर्ट्स. सो अगर क्लाइंट को पता नहीं है देन द सर्वर replies based on the request of the client. क्लाइंट जिस पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट करेगा उसी पोर्ट नंबर के रेफरेंस में जो सर्वर है उसको रिस्पांस देगा कि आपका ये रिक्वेस्ट आया है, उसके आधार पे रिस्पांस ऐसा है. सो ए पोर्ट देन दे विल नेगोशिएट विद देयर पोर्ट नंबर्स. सो कहने का मतलब है कि जब दो प्रोसेस, दो रिमोट नेटवर्क्स में, दो रिमोट होस्ट में दो यूनिक प्रोसेस जब कम्युनिकेट करते हैं देन दे क्रिएट ए थिंग that is called a virtual path. Virtual path is established. मतलब ये फिजिकल तो नहीं होता है, फिजिकल तो हमारा फिजिकल नेटवर्क है, तो एक वर्चुअल पाथ करता है. फॉर ये क्यों करता है? ताकि डेटा ट्रांसफर हो सके, उसके बाद सब कुछ इसी के एक्नॉलेजमेंट हो सके जो भी डेटा का ट्रांसफर हो रहा है. और अगर कोई ट्रांसफर गड़बड़ा जाता है इट कैन गो फॉर रिट्रांसमिशन. अगर कोई प्रोसेस में कम्युनिकेशन में कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डेटा यूनिट प्रोसेस टू प्रोसेस में दैट इज अ लॉजिकल कनेक्शन जो बनता है, उस कंटेक्स्ट में जो डेटा यूनिट, जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पीडीयू जो होता है दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट्स. तो अगर कोई सेगमेंट लॉस हो जाता है तो वी नीड ए ट्रैकिंग एंड वी नीड ए कंट्रोल, एरर कंट्रोल. तो वो सारा चीज जो है यूजिंग दिस वर्चुअल पाथ ही वो एस्टैब्लिश करता है. इसका मतलब है जो टीसीपी एंड आईपी है वो एक वर्चुअल पाथ एस्टैब्लिश करता है. और ये वर्चुअल पाथ एस्टैब्लिश करने का जो उसका प्रोसेस है वो तीन प्रोसेस से कर सकता है, तीन स्टेप में वो करता है. तो पहला है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट. कनेक्शन, तो हर क्लाइंट जो है एक सर्वर से कम्युनिकेट करेगा या फिर सर्वर भी क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्लाइंट ही कम्युनिकेट करता है सर्वर से. उसके बाद वंस द कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड देन इट गोज फॉर द डेटा ट्रांसफर. एंड फाइनली जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है दोनों अपने आप में नेगोशिएट करके दे विल गो फॉर द कनेक्शन टर्मिनेशन. तो जब तक ये कम्युनिकेशन चलेगा तब तक ये तीनों चीज, मतलब रिसोर्स जो है, लोकेशन डेफिनेटली है, ये सब कुछ ये काम के लिए हमको
क्या करना पड़ेगा, दोनों को, दैट इज दोनों क्लाइंट को, क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन करके रखना पड़ेगा। किस तरह का रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस, उसको बफर अरेंज करना पड़ेगा, उसको टेबल अरेंज करना पड़ेगा, कितना प्रोसेसेस है, हर प्रोसेस के लिए पोर्ट नंबर क्या है, जितना भी डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, किस प्रोसेस का, किस प्रोसेस के लिए कितना हम, किस प्रोसेस के क्यू में कौन सा सेगमेंट आ रहा है, ये सारा चीज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, टाइम स्टैम्प है, एक्नॉलेजमेंट है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो उसको एक टेम्पररी रैम मॉडल जो कहते हैं, उसके रैम में अपना रखना पड़ेगा, ताकि कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश, मेंटेन किया जा सके, जब तक वो कनेक्शन चल रहा है, डेटा ट्रांसफर जो है वो फुल प्रूफ रहे। तो ये सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्रामिंग है, यही जो है बफर, रैम में एक बफर क्रिएट करता है, उसी बफर में डेटा हमारा आता है एंड नेटवर्क के जरिए वो जाता है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट। कैसे होता है, जब भी कनेक्शन का बात, एस्टैब्लिशमेंट का बात आएगा, सो देयर इज ए क्लाइंट एंड देयर इज ए सर्वर। एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क है बीच में, एंड थ्रू द नेटवर्क दे आर गेटिंग कम्युनिकेटेड। ये दोनों दैट इज जुड़े हुए हैं। तो जब भी क्लाइंट में कोई प्रोसेस, क्लाइंट में है मल्टीपल प्रोसेसेस running under the control of the operating system of the client operating system. A server can have multiple processes running under the control of the server operating system. दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, बट दे हैव इन द प्रोटोकॉल सूट, जो उनका जो नेटवर्क सूट है, उसमें जो प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ सेम ही होता है। सो इन दैट केस दे हैव टू निगोशिएट। तो क्लाइंट जो है कनेक्शन को स्टार्ट, अधिकतर समय में क्लाइंट ही कनेक्शन को स्टार्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट। क्लाइंट जो है एक एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट से सर्वर को इशू करता है कि मुझे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, यू गिव मी द कंफर्मेशन। ये कब हो सकता है, अगर सर्वर एक्टिव है, दैट इज सर्वर अगर ऑनलाइन है। तो सर्वर अगर ऑनलाइन है तो इसका मतलब है सर्वर जो है अगर पैसिव ओपन स्टेट में है, then only the request of client can go to the server and server can understand, decode that information. So सर्वर में, सर्वर का टीसीपी जो मॉड्यूल है वो हमेशा स्टेडी मोड में रहेगा कि कोई क्लाइंट उसको, बिकॉज इट इज डिजाइन टू सर्व द क्लाइंट्स, तो उसको स्टेडी मोड पे रहना होता है कि वेदर एनी क्लाइंट इज आस्किंग फॉर एनी इंफॉर्मेशन और नॉट। तो अगर कोई क्लाइंट इंफॉर्मेशन को इश्यू करता है, इनिशिएट करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट। सो ये वंस द क्लाइंट सर्वर को एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसको कंफर्मेशन करता है, देन क्लाइंट भी कंफर्मेशन करता है, एंड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए थ्री वे हैंडशेकिंग। थ्री वे हैंडशेकिंग के जरिए ये दोनों आपस में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं। सो क्या है ये थ्री वे हैंडशेकिंग? लेट अस गो इनटू द प्रोसेस ऑफ थ्री वे हैंडशेकिंग। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, मान लेते हैं एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। सो दिस इज आवर क्लाइंट एंड दिस इज आवर सर्वर। So client will issue an active open request to the server. तो सर्वर जो है इसको हमेशा रेडी या फिर स्टेडी मोड में रहना होता है। ओनली देन इट कैन अंडरस्टैंड द एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट, इट कैन प्रोसेस द एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट किसी भी सीक्वेंस नंबर के साथ एक सेगमेंट जो है, रिक्वेस्ट सेगमेंट वो भेजता है, दैट इज कोई भी एक सीक्वेंस नंबर के जरिए वो भेजता है, रैंडमली चूजन सीक्वेंस नंबर, ये हम लोग देख चुके हैं। सो मान लेते हैं वो सीक्वेंस नंबर जो है 4000 वो चूज किया, बिकॉज इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 2 to the power 32 minus 1 तक ये रेंज कर सकता है। सो सपोज इट चूजेस द सीक्वेंस नंबर 4000 एंड इट स्टार्ट्स, एंड जब सीक्वेंस नंबर वो भेजेगा तो वो सिंक, दैट इज जो सिंक है, सिंक फ्लैग जो है उसको वो ऑन करेगा,
एंड द दैट इज एक्नॉलेजमेंट जो फ्लैग है उसको वो ऑन करके वो भेज देगा। दैट इज सर्वर रेडी है, इसका एक्नॉलेजमेंट वो भेजेगा कि हम एक 4000 सीक्वेंस नंबर भेज रहे हैं। दैट इज इसका पर्पस है कि हम सर्वर से हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सर्वर आफ्टर सम टाइम इट विल एस्टैब्लिश, इट विल रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट, वो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्लाइंट को जब वो रिस्पॉन्स करेगा इट विल आल्सो टेक ए रैंडम सीक्वेंस नंबर। सपोज इट टेक्स द सीक्वेंस नंबर एज 8000 और एक्नॉलेजमेंट क्या रहेगा, सीक्वेंस नंबर +1। मतलब अब आप जो है नेक्स्ट सीक्वेंस जो है 4001 ही भेजिए। तो एसी के नंबर इक्वल्स टू 4001, दैट इज द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, वो क्लाइंट को वो भेज देगा। एंड वो एक्नॉलेजमेंट बिट को अपना ऑन करेगा और अपना सिंक बिट को भी वो ऑन करेगा। एंड इन दोनों को, that is acknowledgement and sync, because ACK is for A and synchronization bit is for S। तो ये दोनों बिट को ऑन करके वो क्लाइंट को कंफर्मेशन देगा कि आप भी आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द सेगमेंट्स, यू कैन स्टार्ट विथ। Once the client gets the confirmation from the server, again it will reconfirm the server that okay, I have got your response। दैट इज कि आप जो हमको भेजे हैं, दैट इज जो सीक्वेंस नंबर जो भेजे हैं उसका हम आपका मैसेज मिला है 4000 ये हमको मिला। सो इसको वो क्या करेगा, इसके सीक्वेंस नंबर को एक्नॉलेजमेंट नंबर बनाएगा। दैट इज एसी के नंबर 8000 सर्वर भेजा तो उसका वो इंफॉर्मेशन इसमें बढ़ा के भेजेगा। और क्लाइंट अपना सीक्वेंस नंबर जो है सेम रखेगा, क्योंकि सीक्वेंस वो अभी डेटा भेज नहीं रहा है, पहले वो यूज कर चुका है। तो मतलब सिंक्रोनाइजेशन को करने के लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सीक्वेंस नंबर जो है एक ही बार क्लाइंट की तरफ से यूज होता है और सर्वर की तरफ से भी एक ही सीक्वेंस नंबर यूज होता है। बार बार अगर उसी फिर से अगर क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू यूज द इंक्रीमेंट द सीक्वेंस नंबर, तो उसी सीक्वेंस नंबर से वो। लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होगा, जो उसका सर्वर जो सीक्वेंस नंबर भेजा है दैट इज 8000, उसी में वो इंक्रीमेंट करके भेजेगा। तभी सर्वर ये जान पाएगा कि जो हम रिस्पांस दिए थे उसी रिस्पांस के आधार पे ये फाइनलाइज कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द डेटा। अब जो है हम डेटा का स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो काम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए 3-वे हैंडशेकिंग। 3-वे हैंड शेकिंग, क्योंकि वो दोनों तीन तरफ से ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है और एक निगोशिएशन एस्टैब्लिश हो रहा है कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है ऐसा, अभी के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जिस समय क्लाइंट कम्युनिकेट कर रहा है उस समय सर्वर भी क्लाइंट से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इट मे सो हैपन कि सर्वर के पास कोई ऐसा प्रोसेस जो उसी क्लाइंट से किसी दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। So in TCP IP it is a full duplex। TCP जो है वो full duplex मोड में काम करता है। It can happen in that case जो 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 ACK एंड जो सिंक है, ये दोनों तरफ से ACK प्लस सिंक फॉरवर्ड होगा। दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट एंड सिंक जो फील्ड को ऑन करके कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का मतलब हर प्रोसेस से जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा इट विल गो थ्रू 3-स्टेप प्रोसेस। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, ये एक फायदा तो है क्योंकि इसमें हम वर्चुअल पाथ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बेसिकली 3-वे हैंडशेकिंग इज यूटिलाइज्ड टू एस्टैब्लिश वर्चुअल पाथ। इसी से हम वर्चुअल पाथ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। बट इसमें एक नुकसान भी है, बिकॉज इट कैन गो फॉर द दैट इज सिंक फ्लडिंग अटैक। एक अटैक होता है सिंक फ्लडिंग अटैक। इसको हम लोग डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी कहते हैं। दैट इज सर्वर का जो सर्विस है उसको हम उसी पे हम अटैक कर रहे हैं कि सर्वर को सर्विस करने लायक नहीं छोड़े। क्या होता है इसमें कि एक सर्वर को हम लोग मल्टीपल रिक्वेस्ट, एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट से हम लोग फ्लड करते रहते हैं। मतलब उसको हम भरने लगते हैं। वी फ्लड विथ एक्टिव
ओपन रिक्वेस्ट। तो सर्वर को फ्लड करते रहते हैं, भर देते हैं, इतने फ्लड करते हैं जितना भी वो एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट आएगा, हर एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट के लिए वो जो है सर्वर जो है वो रिसोर्स एलोकेट करेगा। एंड अगर एक सर्वर के पास जितना वो पर टाइम हैंडल कर सकता है, अगर उससे ज्यादा एक्टिव ओपन रिक्वेस्ट आता है तो इन दैट केस सर्वर विल गो डाउन। तो इस तरह का कभी-कभी अटैक होता है। यू हैव माइट हैव नोन दैट कुछ वेबसाइट्स जो है कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर बहुत ज्यादा सेल अगर हो जाता है तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट क्रिएट होता है इन दैट केसेस आल्सो। और कभी-कभी शुरू में जब जो कुछ वेबसाइट जब स्टार्ट हुए थे हमारे यूनिवर्सिटी के ही, इन दोस टाइम्स so many registrations were coming in at a particular time, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हो रहे थे। at that time the server was not up to the capability to handle that much amount of request, that's why the server went down, सर्वर बैठ जाता है। ऐसा होता है कि जब एक सर्वर को हम बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट से हम फ्लड करते हैं, then it may not be able to handle all the request because it is having a limited amount of resource। उसके पास एक limited amount of resource है, RAM भी limited है, प्रोसेसर भी लिमिटेड, सब कुछ लिमिटेड है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड है। अगर हम फ्लड कर देंगे तो सर्वर बैठ जाएगा। सर्वर बैठ गया मतलब वो पूरा सिस्टम जो सर्विस हमको रिमोट से मिल रहा था वो पूरा चीज बैठ जाता है। तो इसी को ठीक करने के लिए एक मेथड को निजात किया गया कि ठीक है कि सर्वर हर रिक्वेस्ट को इस तरह से नहीं करेगा। सो दे इंट्रोड्यूस्ड ए थिंग दैट इज कॉल्ड कुकी मेथड। तो टीसीपी में जो था वो कुकी ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल दैट इज टीपीसीटी को इंट्रोड्यूस किए। बाद में इसको हटा दिया गया, लेटर इट वाज रिमूव, बट for some time being they introduced TPCT, that is transmission control protocol with that is cookie transaction, C and T is for cookie transaction। तो इसको इस्तेमाल भी किए लेकिन आज के डेट पे ये यूज नहीं होता है। बेटर द सर्वर कीप द कुकीज एट द क्लाइंट साइड। इसलिए कुछ वेबसाइट्स पर आप जाते हैं सो दे विल आस्क यू फॉर अलाउ फॉर द कुकीज। आपका वो ब्राउजर को वो डिमांड, ब्राउजर प्रोसेस को वो बोलेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप ये कुकी रख लीजिए कि आप अगले टाइम अगर हमसे बात करना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम इफ यू कम आई विल रिकॉग्नाइज विद यू दिस कुकी। ये कुकी कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लाइंट का इंफॉर्मेशन रहता है, सर्वर का इंफॉर्मेशन रहता है, किस प्रोसेस से कम्युनिकेट किया उस प्रोसेस का इंफॉर्मेशन रहता है। तो ए कुकी इज अ थिंग दैट इज कंज्यूम्ड बाय ए सर्वर एंड यूज्ड बाय ए क्लाइंट। सर्वर उसको क्रिएट करता है, सर्वर ही उसको कंज्यूम करता है ताकि वो खुद बचा रहे, उसका रिसोर्स जो है वो ओवरवेल्म ना हो जाए, ओवरबर्डन ना हो जाए। तो कुकीज के रेस्पेक्ट में मतलब वो पहचानना चाहता है कि अननेसेसरी फ्लडिंग तो अननेसेसरी ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो कुकीज रखने का परमिशन मांगता है क्लाइंट साइड को कि आप ये कुकीज रख लीजिए, अगली बार जब आइएगा आई विल जस्ट अंडरस्टैंड रिकॉग्नाइज यू विथ योर कुकी। सो जो एक्स्ट्रा रिसोर्स एलोकेशन का जो स्कीम है उसका थोड़ा सा बर्डन घट जाता है। And in this way the sync flooding attack can be removed. Once the connection is established, now the phase comes all about the data transfer। क्या है कि data transfer मुझे करना है। So एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो डेटा दोनों तरफ से ट्रांसफर हो सकता है। The client can send the data, the server can send the data। अगर दोनों मिलके कनेक्शन एस्टैब्लिश किए हैं, क्लाइंट एस्टैब्लिश किया है, तो once the connection is established, it doesn't matter कि एस्टैब्लिश कौन किया है, डेटा ट्रांसफर दोनों कर सकता है। एक्नॉलेजमेंट जब दोनों ट्रांसफर कर रहा है तो अगर क्लाइंट अगर डेटा को भेज रहा है तो जब सर्वर उस डेटा का रेस्पॉन्स देगा तो उसी डेटा में रेस्पॉन्स में ही रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट वो पिगीबैक करके भेजेगा। मतलब जब दोनों एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्लाइंट रेस्पॉन्स का पिगीबैकिंग करेगा, सर्वर रिक्वेस्ट का पिगीबैकिंग अपने डेटा में करके भेजेगा। सो फॉर एवरी ट्रांसफर, फॉर एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर फ्रॉम आइदर वे, दे पिगीबैक द एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द अदर साइड। प्रीवियस डेटा जो भी अदर साइड से उसको मिला है, अगर सर्वर को क्लाइंट से रिक्वेस्ट मिला है तो जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो प्रीवियस रिक्वेस्ट का जो एक्नॉलेजमेंट है वो पिगीबैक करके भेजेगा, और जब
क्लाइंट जब एक्नॉलेजमेंट करेगा वो अपने प्रीवियस रिस्पॉन्स का, सर्वर के प्रीवियस रिस्पॉन्स का एक्नॉलेजमेंट करके भेजेगा। बोथ साइड कैन सेट देयर सेगमेंट साइज, दोनों जो है अपना सेगमेंट साइज को चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द एप्लीकेशन लेयर, किस तरह के एप्लीकेशंस वो लोग रन करा रहे हैं। फॉर सेगमेंट्स, जब वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको अपना जो सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट भेज रहे हैं, दे नीड टू ऑन द पुश जो फ्लैग है, दैट इज अ हेडर, टीसीपी हेडर में जो पुश पीएसएच जो हेडर है उसको उनको ऑन करना पड़ेगा उस फ्लैग को, ताकि जो एप्लीकेशन लेयर है उनको पता चले कि यह डेटा है, न कि ये कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का ये सेगमेंट है, क्योंकि दोनों सेगमेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई करना होता है ताकि एप्लीकेशन लेयर के लिए वो डेटा ऊपर के लिए हो जाए। जैसे ही कोई पुश बिट ऑन किया हुआ कोई सेगमेंट सर्वर के पास पहुंचता है या फिर क्लाइंट के पास पहुंचता है, इसका मतलब है दिस डेटा हैज टू बी सेंड टू द अपर लेयर। तो तब तक हम वेट नहीं करें कि विंडो मेरा फिल हो, तब हम जाके डेटा को अपर लेयर एप्लीकेशन लेयर में हम फॉरवर्ड करें। पुश फील्ड से अगर कोई डेटा आ रहा है, ऑन होके आ रहा है, मतलब उसको एप्लीकेशन लेयर पे फॉरवर्ड करना है एज सून एज इट रीचेस द टीसीपी दैट इज प्रोटोकॉल। तो कैसे होता है? इन द प्रीवियस केस वी एंडेड अप विद द नंबर दैट इज 4001. So this is client and this is server. Server. So A is ACK, P is for push. तो अगर एक्नॉलेजमेंट देना है, बिकॉज डेटा ट्रांसफर में या तो एक्नॉलेजमेंट करेगा या फिर उसको पुश करेगा। सो इन बोथ द केसेस वी नीड दिस फ्लैग्स। सो सीक्वेंस नंबर, इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे सीक्वेंस नंबर क्या था, दैट इज 4000। अब अगर डेटा क्लाइंट भेजेगा तो 4001 से उसको भेजेगा, दैट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर 4001 है, तो यहाँ से वो सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है 4001 वाला सेगमेंट आना चाहिए। सो इट विल सेंड द डेटा, तो डेटा वो भेजना चाहता है उसको वो इस सीक्वेंस नंबर से भेजेगा, क्योंकि सर्वर एक्सपेक्ट कर रहा है अब 4001 वाला सेगमेंट आने वाला है। और चूंकि प्रीवियस केस में वो एक्नॉलेजमेंट 8001 भेज चुका था, इसका मतलब वही उसी एक्नॉलेजमेंट का फर्दर डेटा सर्वर से आया नहीं है, इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट उसी फिगर पे रहेगा। सो इट विल सेंड द डेटा एज ACK acknowledgement number as 8000. It will keep that acknowledgement number as it is. मान लेते हैं कि वो डेटा जो है वो दो बार वो सेंड कर रहा है, डेटा जो है रैंडमली वो दैट इज 4000 से 1 से लेके 5000 बाइट्स, दैट इज इट मींस इट इज सेंडिंग 1000 बाइट्स, 1000 बाइट्स सेंड कर रहा है विद द एक्नॉलेजमेंट बिट ऑन, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, पुश बिट ऑन करके वो भेज दिया। वंस इट रीचेस द सर्वर विल गेट द डेटा और इसको एप्लीकेशन लेयर में उसको वो फॉरवर्ड कर देगा। तुरंत क्लाइंट फिर एक और डेटा सेंड कर रहा है, सपोज इट इज सेंडिंग वन मोर डेटा। सो क्लाइंट जितना चाहे डेटा को वो पुश कर सकता है एज फार एज द सर्वर इज, हम लोग देखेंगे सर्वर उसको बताएगा कि कितने रेट में आप डेटा को पुश कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट डेटा वो सीक्वेंस भेजना है तो 4000 5000 तक वो भेज चुका है, अब सीक्वेंस नंबर पहला सेगमेंट जा चुका है, अब सीक्वेंस नंबर सेगमेंट साइज क्या है यहाँ पे 1000, अब सीक्वेंस नंबर क्या देगा वो 5001। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सेगमेंट, जो क्लाइंट और सर्वर दोनों डिसाइड कर सकते हैं, इट विल गो फॉर द सीक्वेंस नंबर। तो पहला सेगमेंट का अगर 1000 बाइट्स था और 5000 पे जाके रुका था, तो 5001 से अगला सीक्वेंस नंबर स्टार्ट होगा। एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर दैट इज वही जो 8001 था, क्योंकि इससे पहले तक सर्वर क्लाइंट के पास सर्वर का पहले का भेजा हुआ 8001 ही है जो कि कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में यूज हुआ है। फिर से आप जो डेटा भेज रहा है वो कितना भेज रहा है, दैट इज 5001 पहला बाइट से शुरू करके 6000 बाइट्स। अगेन इट विल एस्टैब्लिश
एक्नॉलेजमेंट एंड जो एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है एंड पुश बिट्स ऑन करके भेजा। वंस ये दोनों डेटा पहुंचने के बाद अगर सर्वर कंफर्मेशन, सर्वर भी अब डेटा भेजना चाहता है, सर्वर इज आल्सो सेंडिंग द डेटा। सो अब वो सीक्वेंस नंबर क्या देगा, बिकॉज सीक्वेंस नंबर वो जो जहां पे वो छोड़ा था दैट इज 8001 पे वो छोड़ा था, 8001 से ही वो शुरू करेगा। सो सर्वर का सीक्वेंस नंबर 8001 और एसी के नंबर अब तक जो डेटा पहुंचा है, कौन सा डेटा पहुंचा है, दैट इज 6000 तक पहुंचा है। तो नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड एज 6001। अब सर्वर उसको मैसेज कर रहा है, दैट इज पिगी बैकिंग। तो सर्वर डेटा भी भेज रहा है, लेकिन उसमें प्रीवियस जो रिक्वेस्ट है उसका जो एक्नॉलेजमेंट है उसको पिगी बैक कर दिया इसी डेटा ट्रांसफर में। तो सर्वर फिर से डेटा भेज रहा है, दैट इज डेटा मान लेते हैं जो है 8001 से वो 9000 बाइट्स भेज रहा है और एक्नॉलेजमेंट बिट को वो ऑन किया एंड पुश बिट को वो भी ऑन किया, पुश बिट को भी ऑन किया। अगेन द क्लाइंट विल रिस्पॉन्ड्स टू इट। क्लाइंट भी उसका जब फिर से अगर क्लाइंट को डेटा भेजना है तो सीक्वेंस नंबर 6000 दैट इज क्लाइंट का जो डेटा था लास्ट कहां तक था, 6000 था। तो अब वो जो सीक्वेंस नंबर यूज करेगा 6001 और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो यूज करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर किसका यूज करेगा, बिकॉज इट हैज गॉट द डेटा दैट इज अप टू 9000 सर्वर जो भेजा था, so it will use 9001। again it will on the acknowledgement bit, क्योंकि अब वो कोई डेटा भेज नहीं रहा है, सो पुश बिट इज नॉट ऑन। सो इस तरह से कोई भी डेटा ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। अब है कि जब डेटा ट्रांसफर करते हैं ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट जब वो डेटा भेज रहा है 1000 रिपीट वो डेटा एक एट टाइम भेज रहा है, पुश कर रहा है, हो सकता है उस 1000 बाइट्स में हो सकता है कोई एक या दो बाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइट, अर्जेंट बाइट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड टू द एप्लीकेशन लेयर। तो वो क्या करता है, इट पुट द अर्जेंट बाइट, उस अर्जेंट बाइट को वो अपने डेटा फील्ड का, फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे अगर उसको अर्जेंट बाइट भेजना है तो उस अर्जेंट बाइट को अपने जो टीसीपी जो सेगमेंट है उसका फर्स्ट लोकेशन में रखता है। मतलब अर्जेंट बाइट का पॉइंटर कहां पे रहेगा, अर्जेंट बाइट दैट इज सीक्वेंस नंबर 5001 और डेटा जो है 5001 से शुरू हो रहा है। तो 5001 से जो पहला बाइट होगा वो अर्जेंट बाइट होगा। तो पहुंचने वाला है क्लाइंट सर्वर के पास कौन सा पहला, 5001। तो 5001 सर्वर को पता चलेगा अर्जेंट बाइट, और उसके लिए वो क्या करेगा, इट विल आल्सो पुट द अर्जेंट URG, ये पॉइंटर को वो ऑन कर देगा। URG फ्लैग जो है, जो फील्ड्स हैं दैट इज हेडर फॉर्मेट में, उसको वो ऑन करेगा और साथ में अर्जेंट पॉइंटर जो फील्ड है दैट इज जो 16 बिट्स का होता है, इसमें वो कौन सा एड्रेस डालेगा कि ये जो 1000 वो बाइट्स भेज रहा है उसमें कौन सा बाइट अर्जेंट है, उसका जो लास्ट पोजीशन है दैट इज कहां से मेरा नॉर्मल डेटा, अर्जेंट पॉइंटर will point to the start of the normal data and urgent जो बिट है अर्जेंट बाइट एट द बिगिनिंग। तो उस पूरे सेगमेंट के स्टार्ट में अर्जेंट बाइट को रख दिया जाता है और उसका जो पॉइंटर है दैट इज वो बाइट कहां पे एंड हो रहा है उस पॉइंटर का एड्रेस जो है उस हेडर में डाल दिया जाता है, ताकि नॉर्मल डाटा कहां से शुरू है, ताकि नॉर्मल डाटा को वो अपने सर्वर अपने बफर में रखेगा, लेकिन अर्जेंट जो डेटा है उसको तुरंत एप्लीकेशन लेयर में वो फॉरवर्ड कर देगा। तो दिस इज हाउ द डेटा ट्रांजैक्शन हैपेंस इन द कम्युनिकेशन। Next comes is called flow control। जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है we have to take care of the thing that is called flow control and error control। so, क्या है flow control? तो डेटा लिंक, यही चीज हम लोग डेटा लिंक लेयर में भी देख चुके हैं कि डेटा लिंक लेयर में स्लाइडिंग विंडो
के जरिए फ्लो कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया जाता था। और टीसीपी में भी वही बात हम लोग स्टडी किए कि टीसीपी भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को वो यूज करता है। बट डेटा लिंक लेयर में जहां पे जो जो स्लाइडिंग विंडो है, डेटा लिंक लेयर में जो है वो फ्रेम पे था, वहां पे प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो था हमारा फ्रेम था, तो वहां पे जो पूरा फ्लो था वो फ्रेम ओरिएंटेड था। जबकि हमारा जो टीसीपी लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर में जो फ्लो है वो क्या है हमारा, दैट इज बाइट है, बाइट ओरिएंटेड। दूसरा, डेटा लिंक लेयर में जो फ्रेम था उसका जो साइज था वो फिक्स्ड था, फिक्स्ड साइज। यहाँ पे जो हमारा जो टीसीपी लेयर में जो हमारा जो विंडो है, दैट इज विंडो जो है, ये फिक्स साइज किसका है, विंडो, क्योंकि फ्रेम का साइज भी फिक्स्ड है तो विंडो का साइज भी फिक्स्ड है। लेकिन टीसीपी लेयर में हमारा जो जो विंडो है वो वेरिएबल साइज है, क्योंकि विंडो जो है वो सेगमेंट से तय होता है ना कि बाइट से। और सेगमेंट जो है वो क्लाइंट एंड जो सर्वर है, दैट इज बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर कैन चूज देयर विंडोज, रेस्पेक्टिव विंडोज कि हम कितने विंडो में हम कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो दोनों अलग अलग चीज है। नाउ कैसे ये एस्टैब्लिश होता है, सपोज वी आर हैविंग a stream of data like this. So there are two markers, इसमें दो मार्कर को यूज किया जाता है। तो पहला है क्लोजिंग मार्कर, पहला मार्कर है आपका लेफ्ट मार्कर, इसको लेफ्ट मार्कर कहिए। दूसरा है आपका राइट मार्कर। एंड बोथ ऑफ देम आर वर्चुअल। वर्चुअल मतलब एक सॉफ्टवेयर लेवल पे एक लिमिट सेट किया गया है कि कितने डेटा से डेटा तक हम विंडो को लेके चलेंगे। कोई फिजिकल ऐसा कुछ नहीं है कि रैम में ऐसा मार्कर लगा हुआ है। सो इट इज ए वर्चुअल मार्कर दैट इज बीइंग असाइन्ड टू द प्रोसेस, द डेटा दैट इज कमिंग, जो भी सेगमेंट आ रहे हैं उसी के ऊपर मार्क लगा हुआ है। नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट सेगमेंट्स, वन इज n+1, likewise m-1, m, m, and the left marker is supposed to close। ये बायां वाला जो मार्कर है ये पीछे से विंडो को स्लाइड करेगा। and the right marker is supposed to extend, that is ओपनिंग का काम करेगा, ये क्लोजिंग का काम करेगा। another operation that can be visualized is called shrinking। अगर विंडो को मुझे अगर मुझे श्रिंक करना है, छोटा करना है, तो देयर आर थ्री एक्टिविटीज। एक है आपका क्लोजिंग, ओपनिंग एंड श्रिंकिंग। क्लोजिंग, ओपनिंग एंड श्रिंकिंग। सो तीनों एक्टिविटी दैट इज व्हेन इट इज ओपन, तो राइट मार्कर को जब हम राइट में लेके जाते हैं, दैट इज ओपनिंग। राइट मार्कर को जब हम राइट की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड राइट मार्कर टू राइट, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग। मतलब विंडो को हम बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये दिस इज द होल विंडो, इट कैन शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। एंड जब क्लोजिंग का बात आता है, when it comes about closing, that is left marker to right, left marker to right, and shrinking is right marker to left, right marker to left. So this is the basic operation of the
markers and the activities that can happen with the markers. अब इसमें कुछ कुछ जो है prohibited है. For example, left marker को अगर हम left की तरफ लेके जाएं, for example, अगर हम left marker को left की तरफ लेके जाएं, so this is also not that is advised. और right marker को हम right की तरफ लेके जाएं, this is also not advised. तो लेफ्ट मार्कर को लेफ्ट की तरफ लेके जाने का मतलब है कि इधर जो है ऑलरेडी एक्नॉलेज बाइट्स या फिर सेगमेंट्स, ये वो जोन है. ये है कि हम इसको शाला को पुश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एक्नॉलेजमेंट आया नहीं, आएगा. और ये है कि अभी तक हम कंसिडरेशन में भी नहीं लिए, दैट इज इनको जो है अभी तक हम एलिजिबिलिटी टू बी एलिजिबल सेगमेंट्स, इसको अभी तक हम विंडो में लिए ही नहीं है. तो अगर हम पीछे लेते हैं लेफ्ट मार्कर को, अगर हम पीछे लेते हैं, इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड हो चुके हैं जो सेगमेंट्स, उनका हम फिर से रीसेंडिंग में हम जा रहे हैं, दैट इज हम रीट्रांसमिशन को हम बढ़ा रहे हैं. इट इज नॉट एडवाइजेबल. ये कोई नहीं चाहेगा कि जो फ्रेम का डिलीवरी एक्नॉलेज्ड हो चुका है उसको हम फिर से रीट्रांसमिशन में जाए, मतलब उसको विंडो में लेके आए, दैट इज टू बी डिलीवर्ड या टू बी पुश्ड इन द गेट ट्रांसफर. और अगर हम इसको इधर खसकाते हैं, दैट इज टू बी एलिजिबल, इसका मतलब है कि जो भी मेरा विंडो साइज है उसको हम एक्सटेंड करके हम ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट्स को हम विंडो साइज में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. सो इट इज नॉट आल्सो एडवाइजेबल दैट जितना भी सेगमेंट्स हमको सेंड करना है उसमें हम उसको बढ़ाते चले जाएं. सो व्हेन द विंडो इज सेट, इट इज सेट विद द साइज ऑफ द विंडो इज सेट विद टू पैरामीटर्स. दो पैरामीटर्स से इनको दैट इज सेट किया जाता है. पहला पैरामीटर है कंजेशन विंडो. कंजेशन विंडो कौन तय करता है कि हमारा नेटवर्क में कंजेशन कितना है, दैट इज पर यूनिट टाइम कितना सेगमेंट्स डिलीवर हो सकता है, डेटा ट्रैफिक लोड, ये सब के ऊपर कंजेशन विंडो डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज द रिसीवर विंडो. कंजेशन विंडो को CWND से निरूपित करते हैं, रिसीवर विंडो को RWND रिसीवर विंडो से निरूपित करते हैं. So when the protocol is working, it works as the size of the window is equals to mean of CWND and RWND. तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम होता है, फॉर एग्जांपल कंजेशन विंडो अगर नेटवर्क डायनामिक नेटवर्क बिहेवियर पे कंजेशन विंडो अगर मान लेते हैं 25 है और रिसीविंग विंडो जो 9 है, रिसीविंग विंडो मेरा 9 है, तो इसमें से जो मिनिमम है उसी को वो चूज करेगा, दैट इज विंडो साइज चूज करेगा, ताकि हमारा जो रिसीवर है वो ओवरवेल्म ना हो जाए. कि अगर कंजेशन विंडो 25 है, ठीक है, और रिसीविंग विंडो 9 है, 25 अगर हम चूज करते हैं तो रिसीवर तो 9 ही ले सकता है, तो बाकी जो सेगमेंट्स है वो लॉस्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट चूज फॉर द मिनिमम. तो दोनों में से एक मिनिमम को वो चूज करते हैं. एंड और इस तरह से देखा जाए तो रिसीवर जो है इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द सेंडर. सो द रिसीवर controls the flow of the sender. सेंडर कितने स्पीड से वो डेटा को भेजेगा, ये रिसीवर जो है वो इन्फॉर्म करते रहता है सेंडर को. दैट इज वो हमेशा जो है जो जब भी वो डेटा भेजेगा, फॉर एग्जांपल अगर पीछे हम लोग जाए, इफ यू गो इन द बैक, तो जब वो भेज रहा है, अगर ये विंडो अभी तो 1000 बाइट का विंडो सेट है, अगर रिसीवर को इसको 500 बाइट में करना है, तो इट विल पुश एक रिसीविंग विंडो अपना इसी जगह पे, इसी फील्ड में, वो रिसीविंग आर विंडो बोल के एक फील्ड है, उसमें वो डालेगा अपना इंफॉर्मेशन,
और वो सेंडर के पास जाएगा कि अब मेरा रिसीविंग विंडो जो है वो 500 बाइट है, 1000 बाइट मत भेजिए. So by piggybacking the information, the real state information based on the congestion window and the receiving window, the receiver indirectly controls the flow of the sender, and in this way we can say that flow control is established in the TCP protocol. Next comes कि अगर error control establish करना है. अच्छा, इसमें कुछ कुछ points है फ्लो कंट्रोल में कि जो साइज है वो तो मिनिमम होता ही है. नो नीड टू सेंड द फुल विंडो डेटा. तो पूरा विंडो का डेटा जो है जो रिसीवर है उसको सेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो विंडो में जितना डेटा है या सेंडर ही सेंड कर रहा है तो विंडो में जितना डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर 10 सेगमेंट है तो 10 सेगमेंट कोई भेजना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हो सकता है कि वो उस सेगमेंट को वो कम भेजे. नेक्स्ट, विंडो कैन बी ओपनड और क्लोज्ड बाय द रिसीवर बट नॉट श्रंक. रिसीवर जो है सेंडर का विंडो को ओपन कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा सकता है, और उसको क्लोज कर सकता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट दे. क्लोजिंग कब होगा? जब लेफ्ट मार्कर जो है राइट की तरफ आएगा. एक्नॉलेजमेंट भेज के उसको छोटा कर सकता है विंडो को, लेकिन उसको पीछे की तरफ मतलब धसका नहीं सकता है. अच्छा, when the flow is given, when the data flow is going to the receiver, जब भी सेंडर डेटा फ्लो दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि डेटा भेज दिया और तुरंत एक्नॉलेजमेंट मिल जाना चाहिए. So there is no time for the acknowledgement sending as long as it does not shrunk the window. जब तक ये मानते हुए कि अगर वो जो राइट मार्कर को लेफ्ट की तरफ नहीं ले रहा. लेट मी गो बैक. राइट मार्कर को लेफ्ट की तरफ जब तक नहीं ले रहा है तब तक वो जब चाहे एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है. इसमें और भी फैक्टर्स हैं, हम लोग देखेंगे, टाइम आउट वगैरह फैक्टर्स है. तो इसको भी वो कंसीडर करता है कि अगर राइट मार्कर लेफ्ट की तरफ नहीं जा रहा है, दैट इज हम नए फ्रेम्स को, मतलब जो भी एलिजिबल है उनको हम कम नहीं कर रहे हैं, दैट इज द एलिजिबिलिटी को हम घटा नहीं रहे हैं. टू बी एलिजिबल फ्रेम्स ये हैं, और जो भी ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं जब तक हम उसको हटा नहीं रहे हैं, सो एक्नॉलेजमेंट कैन बी सेंड एट एनी टाइम्स. उसको हम किसी भी समय भेज सकते हैं. फाइनली द रिसीवर कैन टेम्पररी शट डाउन. रिसीवर जो अगर चाहे तो कुछ देर के लिए अपना विंडो को वो बंद कर सकता है, एंड अगर वो विंडो बंद कर देता है द सेंडर कैन सेंड 1 बाइट आफ्टर द शटडाउन ऑफ द रिसीवर. So these are the points about the sliding window. These are the most essential points. Next comes that is the error control. So what is error control? अगर error control करना होगा तो इसमें तो कुछ बातें हैं that we need. कि एरर कंट्रोल का मतलब है इन ऑर्डर डिलीवरी. ये तो हमें चाहिए कि जो सेगमेंट्स है वो प्रॉपर्ली इन ऑर्डर में पहुंचे, क्योंकि जो एप्लीकेशन लेयर में जो भी डेटा हैंडेड ओवर होगा बाय द टीसीपी ऑफ द रिसीवर, तो वो चाहेगा कि एप्लीकेशन लेयर हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि जो कि वो वहां पे डेटा को अरेंज नहीं कर सकता है, तो वो टीसीपी जो है हमको जो डेटा दे रहा है वो ऑर्डरली मैनर में दे, दैट इज उसको रीअसेंबल करके विद प्रॉपर सीक्वेंस में हमको डेटा को डिलीवर करें. हाँ, जो अर्जेंट डेटा है वो मुझे दे दे. नेक्स्ट, अर्जेंट डेटा फॉर एग्जांपल अगर हम अपने विंडो में ही रियल टाइम में कोई इंटरैक्टिव सेशन अगर कर रहे हैं तो देयर इज अ कम्युनिकेशन between the two systems. So in that case, if anything I am doing on the window or I am something happening in the real time, और वही चीज वहां रिफ्लेक्ट भी होना है. फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डेस्कटॉप को ही अगर शेयर कर दिए किसी दूसरे सिस्टम के साथ कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जरिए, दैट कम्युनिकेशन इज रियल टाइम. सो इफ आई एम टेकिंग द होल्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द डेस्कटॉप ऑफ सम अदर सिस्टम, और उसके माउस को अगर हम मूव करना चाहते हैं अपने माउस पॉइंटर के जरिए, सो दैट इज अ रियल टाइम रिफ्लेक्शन दैट हैज टू बी शोन ओवर देयर. हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि माई कंप्यूटर कैसे खोला जाता है, सब कुछ कैसे खोला जाता है, so that is the real time communication. So in that case those packets has to be treated as urgent. तो साथ में इन ऑर्डर डिलीवरी भी होना चाहिए, और जो डेटा जो है वो विदाउट डिलीवरी जो है वो विदाउट एरर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, विदाउट एरर डिलीवरी होना चाहिए, एंड विदाउट लॉस्ट डिलीवरी. तो these are the 3 things that is required. ये हमें चाहिए एरर कंट्रोल में. एरर कंट्रोल का मतलब ही है कि ये सारा चीज को वी हैव टू टेक केयर. तो क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है? तो पहला जो है वो टूल्स क्या क्या टीसीपी यूज करता है. तो पहला यूज करता है वो चेकसम.
चेकसम, तो चेकसम डेफिनेटली जो है, जो विदाउट एरर को वो चेक करेगा। विदाउट एरर मतलब डेटा में कोई बिट्स जो है मिस अलाइन हुआ है कि नहीं, या फिर फ्लिप कर गया है कि नहीं, दैट इज टेकन केयर बाय चेकसम। जैसा यूडीपी में होता है ठीक वैसा ही टीसीपी में भी होता है चेकसम के जरिए। नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट मेथड। तो एक्नॉलेजमेंट के जरिए, दैट इज फीडबैक के जरिए वो कंफर्म करता है। और फाइनली टाइम आउट, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी हम अनिश्चित काल तक एक्नॉलेजमेंट के लिए हम वेट नहीं कर सकते। तो देयर शुड बी समथिंग इन एट द सेंडर साइड सो दैट इफ एट ऑल द एक्नॉलेजमेंट हैज, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट भी एक डेटा ही है, अगर वो करप्ट हो जाता है तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म एट द सेंडर साइड सो दैट द मिस्ड सेगमेंट, जो भी सेगमेंट लॉस्ट हो गया है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर में चला, आउट ऑफ ऑर्डर में गया है, तो उनको हम किसी भी तरह से हम सेंड कर सके। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली जो मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी कंट्रोल, वी पुट द कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड द डेटा सेगमेंट्स टू बी एक्नॉलेजमेंट। तो हम लोग कंट्रोल इंफॉर्मेशन देते हैं और साथ में डेटा सेगमेंट्स का एक्नॉलेजमेंट हम लोग भेजते हैं एक्नॉलेजमेंट के जरिए। और जब एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं तो एक्नॉलेजमेंट्स नीड नॉट टू बी एक्नॉलेज। ऐसा नहीं है कि हम एक्नॉलेजमेंट भेजे हैं तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट मुझे चाहिए, देन इट विल बी ए infinite loop, there will be no definition of this communication। तो एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति जो हो गया कि हम बता दिए कि हाँ ये कम्युनिकेशन ओवर है, तो ये भी, इसका भी स्वीकृति नहीं चाहिए मुझे। एक्नॉलेजमेंट मतलब दैट इज द फाइनल। एंड ये दो तरह से कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली वी आर गोइंग फॉर रिट्रांसमिशन। रिट्रांसमिशन में भी हम लोग दो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। तो पहला स्ट्रेटेजी है दैट इज कॉल्ड द आरटीओ, जो हम लोग थोड़ा वी हैव स्टडीड अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज डुप्लीकेट। एसी केस, डुप्लीकेट एसी केस या काउंटिंग डुप्लीकेट एसी केस, काउंटिंग डुप्लीकेट एसी केस। दैट इज अगर एक्नॉलेजमेंट एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा अगर आ जाता है, देन हम लोग समझ जाते हैं कि जो सेगमेंट्स है वो आउट ऑफ ऑर्डर गया है, या फिर जो एरर हुआ है, या फिर कोई लॉस्ट हुआ है, कोई सेगमेंट अगर लॉस्ट हुआ है। आरटीओ हम लोग कब यूज करेंगे? आरटीओ का मतलब क्या है? रिट्रांसमिशन टाइम आउट, मतलब कितने देर में रिट्रांसमिशन, मतलब हर डेटा का अपना एक राउंड ट्रिप टाइम होता है। इट इज बेस्ड ऑन द राउंड ट्रिप टाइम। तो जितने समय में उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए, एक एस्टिमेटेड फैक्टर होता है। तो उस समय के अंदर अगर एसी के नहीं आता है, देन इट विल, द सेगमेंट विल बी गो फॉर ऑटोमेटिकली विल बी सेंड बाय द सेंडर, उसको फिर से रिट्रांसमिशन करना है। तो कभी ये तो ठीक है कि अगर आरटीओ दैट इज, अगर द आरटीओ इज वेरी, दैट इज स्मॉल, अगर छोटा है तो ऑटोमेटिकली इट विल एक्सपायर विद इन ए पर्टिकुलर टाइम एंड वी विल चेक दैट कि समझ में आ जाएगा सेंडर को कि हाँ इसका एक्नॉलेजमेंट, इस पर्टिकुलर पैकेट का एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिला है। एंड इन दैट केस इट विल रीसेंड द सेगमेंट, उसको पता चलेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुआ है बीच में, हमको सेगमेंट भेजना है। बट इन केस ऑफ कि कुछ जगह पे अगर आरटीओ अगर बड़ा है, दैट इज इफ द आरटीओ साइज इज, जो टाइम है वो अगर ज्यादा है, इन दैट केस इट मस्ट गो फॉर द डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। कि अगर मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, देन counting the particular setting the TCP with for a particular count of acknowledgement। TCP को इस तरह से सेट करते हैं कि अगर 2 या 3 एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, देन इसका मतलब ये है कि रिसीवर 3 बार एक्नॉलेजमेंट भेज चुका है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, पुराना एक्नॉलेजमेंट भी वो बार-बार भेज रहा है। इसका मतलब है कि जो नया हम सेगमेंट भेजे हैं उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, पुराने एक्नॉलेजमेंट भी अगर 3 बार लगातार आ रहा है, हम डेटा सेंड किए जा रहे हैं, आगे का डेटा हम भेज चुके हैं और पुराना एक्नॉलेजमेंट ही आ रहा है अभी तक, इसका मतलब वो भी एक काउंटिंग तक गिनेगा। इसका मतलब है बीच में कोई डेटा जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर चला गया है, मतलब वो पहुंचा ही नहीं है, या फिर लॉस्ट हो गया है, कुछ ना कुछ हुआ है। सो इट विल रीसेंड बेस्ड ऑन द एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट में जो भेजेगा उसमें वो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर वो मेंशन करके रखेगा। तो दैट सीक्वेंस नंबर को वो सीक्वेंस नंबर का जो सेगमेंट है उसको वो फिर से भेजेगा। सो लेट अस सी हाउ इट्स रन।
So यहाँ पे एक सिनेरियो है, that is it is a very normal scenario कि RTO के जरिए काम कर रहा है। क्या है ये सिनेरियो? तो पहले एक सीक्वेंस नंबर के जरिए ये भेज, इट इज सेंडिंग एन इंफॉर्मेशन, इट इज सेंडिंग एन इंफॉर्मेशन विद सीक्वेंस नंबर रैंडमली चूज किया है, और कोई कम्युनिकेशन अगर हुआ है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी दे रहा है। अब ये एक्नॉलेजमेंट जब आ रहा है तो इट इज गोइंग फॉर ए टाइम, तो 500 मिली सेकेंड यही उसका जो है दैट इज द आरटीओ, सॉरी एक समय तक वो वेट करता है। वेट करने के बाद वो वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हमको ये डेटा मिला है, एक्नॉलेजमेंट मिला, और उसके बाद वो वेट करता है एंड इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट। फिर वापस वो दो डेटा भेज रहा है, दैट इज द सर्वर इज सेंडिंग द बोथ द डेटा, दो बार वो भेज रहा है। अब जो है, जो पहले जो है जो उसका जो आरटीओ दैट इज द वेटिंग टाइम था वो 500 मिली सेकेंड के लिए था। नाउ इट विल रिड्यूस टू लेस देन 500 मिली सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो लगातार दो डेटा उसको लगातार मिल रहा है, और वंस ये दो डेटा उसको मिला इट विल सेंड द अपडेटेड एक्नॉलेजमेंट ऑफ 7000, क्योंकि 7000 उसको लास्ट मिला है क्या, सीक्वेंस नंबर, तो उसी के आधार पर वो एक्नॉलेजमेंट वो भेजता है। सो बेसिकली जो आरटीओ है इट इज ए टाइम आउट मैकेनिज्म, और इस टाइम आउट में अगर स्मॉल टाइम आउट है और अगर वो टाइम आउट हो जाता है देन इट विल गो फॉर द रीसेंडिंग ऑफ द डेटा। अगर टाइम आउट से पहले एक्नॉलेजमेंट पहुंच जाता है देन इट विल गो फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द दैट इज द लॉस सेगमेंट। अगर कोई सेगमेंट लॉस हो जाता है इन द मीन टाइम, तो यहाँ पे हम दो सेगमेंट, जो सर्वर है जो सेंडर है वो दो सेगमेंट भेज रहा है, दैट इज वन आफ्टर अनदर, और उसका एक्नॉलेजमेंट 701 वो भेज चुका है। so, अब तक यहाँ तक सब कुछ सही है। अब दूसरा सेगमेंट जो है 701 वो फिर से भेजा, लेकिन ये गड़बड़ा गया, फिर 801 भेजा, तो 801 तो वहां रिसीव हो गया। क्योंकि 801 वहां रिसीव हुआ, 801 to 900 ये वाला 801 to 900 ये चूंकि रिसीव हुआ है, सो इन दैट केस वो एक्नॉलेजमेंट लेकिन कहाँ का भेज रहा है, अपना प्रीवियस सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। तो टाइम आउट आने से पहले, टाइम आउट होने से पहले अगर एक्नॉलेजमेंट 701 का आ गया है, मतलब अभी हम टाइम आउट पे बात कर रहे हैं आरटीओ पे, तो 701 एक्नॉलेजमेंट पहुंच चुका है। इसका मतलब जो सेंडर है उसको पता चलेगा कि 701 जो है वो पहुंचा नहीं है, 701 वाला जो सेगमेंट है it has not been received, and in the sender side there is an out of order, जो 801 से 900 वाला जो हम सेगमेंट भेजे हैं वो पहुंच तो गया है, आउट ऑफ ऑर्डर में है, तो 701 को वो फिर से रीसेंड करेगा, और जैसे ही 701 आएगा ये सारा इन ऑर्डर में आ जाएगा एंड इट विल फाइनली सेंड द 900, चूंकि लास्ट फ्रेम वो 900 भेजा था तो 900 का वन का एक्नॉलेजमेंट नंबर वो भेजेगा। सो बेसिकली आरटीओ वर्क्स इन दिस वे कि जब टाइम आउट के अंदर में ही एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि एक फ्रेम, एक सेगमेंट मिसिंग है, तो वापस उस सेगमेंट को इन ऑर्डर में डालने के लिए वो वापस उसको रीसेंड करता है। चूंकि एप्लीकेशन लेयर में ये सारा डेटा जो है एक्सेप्ट द अर्जेंट, ये सारा जो है इन ऑर्डर में डिलीवर होना होता है। नेक्स्ट कम्स दैट इज फास्ट रीट्रांसमिशन। सो इन दिस केस ये कब होता है दैट इज जो मल्टीपल एक्ट, जब मेरे पास कोई टाइम आउट सिस्टम नहीं है, इफ वी आर नॉट हैविंग, इफ वी आर बेसिकली वी आर हैविंग लार्ज आरटीओ, दैट इज रीट्रांसमिशन टाइम आउट जो है बहुत समय लंबा है। सो रीट्रांसमिशन जो है ये काफी लंबा है। सो इन दैट केस जो हम कैसे पहचानेंगे कि कोई एक सेगमेंट लॉस हो गया, बिकॉज बफर भी तो लिमिटेड है। सो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेट किया गया है कि अगर रिसीवर जो है यहाँ पे दो फ्रेम दैट इज नॉट फ्रेम, दो सेगमेंट कॉन्सिक्यूटिवली भेजा गया, तो 300 तक भेजा गया, 301 से वो एक्नॉलेज कर दिया। अब 301 जब भेजा गया तो वो लॉस्ट हो गया। उसके बाद 1 2 3 दैट इज 3 सेगमेंट जा चुका है, और तीनों पहुंचने के बाद वो 3 बार 301 वो भेजा है। तो वंस वो 3 एक्नॉलेजमेंट अगर वो उसको मिल जाता है, वंस इट गेट्स 3 एक्नॉलेजमेंट्स दैट इज 3 ACKs,
ये डिपेंड करता है कि टीसीपी किस तरह से प्रोग्राम किया गया है, कैसे उसको सेट किया गया है। अगर 3 एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ 301 वाला जो है मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आरटीओ जो है ये बहुत लंबा है, आरटीओ इट इज फार लॉन्गर। क्योंकि अब आरटीओ से हम इसको टाइम आउट करा नहीं सकते हैं। अब जो मिसिंग सेगमेंट है या फिर आउट ऑफ ऑर्डर जो डिलीवरी हो रहा है उसको इन ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड ए पैरामीटर, जो कि कैपिंग जिसका कहे, उसको कहेंगे हम 3 एक्नॉलेजमेंट पैरामीटर फॉर कैपिंग। 3 एक्नॉलेजमेंट अगर पहुंच जाता है, इसी को हम पैरामीटर सेट कर लिए हैं कि पूरा, तो जो एक्नॉलेजमेंट बार बार आ रहा है इसका मतलब अगर 3 बार आ चुका है इसका मतलब वो आउट, बाकी फ्रेम तो पहुंच गया है, अब ये आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचा है, ये जगह खाली है, तो इसको मुझे फिर से सेंड करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज रीसेट। दिस इज ऑल अबाउट द एरर कंट्रोल। इसी तरह से एरर कंट्रोल को किया जाता है। फाइनली वंस ऑल द थिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, ये सारा चीज जब हो जाता है, देन वी नीड टू क्लोज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को क्लोज भी करना होता है। So in that case, just a minute. In that case, the communication has to be closed from the client. Client अगर चाहे तो वो एक्टिव क्लोज को इशू कर सकता है अपने तरफ से, ताकि कम्युनिकेशन, अब हम और फर्दर बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो उसके जरिए वो एक्टिव क्लोज कर सकता है। एक्टिव क्लोज में वो अपना एक सीक्वेंस नंबर देगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर कौन सा होगा? जो उसका प्रीवियस कम्युनिकेशन, इससे पहले जो डेटा सर्वर भेज चुका है उसका एक्नॉलेजमेंट वो दे रहा है यहाँ पे, दैट इज y-1 का एक्नॉलेजमेंट वो y से दे रहा है। एंड सीक्वेंस नंबर, ये सीक्वेंस नंबर क्या होगा? हो सकता है वो डेटा भी पुश कर रहा हो और डेटा के साथ वो प्रीवियस जो सर्वर उसको भेजा था उसका एक्नॉलेजमेंट वो दे रहा है, और साथ में वो डेटा भी चाहे तो, अगर चाहे तो भेज सकता है, दैट इज द लास्ट डेटा, कि आप ये लास्ट डेटा मेरा भेज रहे हैं। और साथ में अपना जो फिन बिट जो है, दैट इज फाइनलाइज करने का जो बिट है, कि अब हम कम्युनिकेशन, ये मेरा लास्ट डेटा है एंड आई नो मोर वांट टू कम्युनिकेट एनी फर्दर, तो वो फिन बिट को ऑन करके भेज देगा। क्योंकि ये फाइनलाइज करने का रिक्वेस्ट भेजा है, दैट इज एक्टिव क्लोज का रिक्वेस्ट भेजा है, अब सर्वर इसको कंफर्म करेगा विथ फिन, जो फिन रिक्वेस्ट भेजा है उसके एक्नॉलेजमेंट के साथ। साथ में ये एक्नॉलेजमेंट, अगर ये डेटा भेजा है तो लास्ट डेटा भेजा, उस डेटा का भी एक्नॉलेजमेंट की तरह काम करेगा, और ये वन साइड जो फाइनलाइज करने का रिक्वेस्ट भेजा है उसका भी एक्नॉलेजमेंट की तरह काम करेगा। और सर्वर भी अगर चाहे तो यहाँ पे लास्ट डेटा वहां पे वो भेज सकता है, क्योंकि सर्वर भी लास्ट, क्योंकि सर्वर अपने तरफ से भी फाइनलाइज कर रहा है। वंस सर्वर का फाइनलाइजेशन अगर आ जाता है, देन इट विल कंफर्म कि आपका फाइनलाइजेशन हमको मिल गया, इट विल एक्नॉलेज नो डेटा, क्योंकि वो बोल चुका है कि मेरा लास्ट डेटा है, तो नो डेटा के साथ वो जो चाहे तो अगर सिस्टम को वो क्लोज कर सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड 3-वे कनेक्शन टर्मिनेशन। वंस इट इज क्लोज्ड, इट फिर से अगर कनेक्शन बनाना होगा, इट विल यूज द कुकी मेथड और इट विल गो फॉर द एक्टिव ओपन मेथड। इसको और एक तरह से जनरली होता है इन सम केसेस, दैट इज कॉल्ड द 4-वे कनेक्शन टर्मिनेशन। 4-वे में कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि वही जो क्लाइंट है वो एक्टिव क्लोज को इशू कर देगा, दैट इज इन फ्रॉम इट्स साइड, और इशू करने के बाद अगर चाहे तो यहाँ पे वो डेटा भेज सकता है, सर्वर उसको कंफर्म करेगा, दैट इज डेटा से, डेटा के साथ उसको एक्नॉलेजमेंट करेगा, अगर चाहे वो डेटा भेज सकता है। अब जो है एक्टिव क्लोज का मतलब है जो क्लाइंट है वो अब नहीं भेजेगा, मतलब अब हम डेटा नहीं भेजेंगे। तो क्लाइंट के टर्म्स में क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू सेंड एनी डेटा, तो अपने तरफ से वो क्लोज कर दिया। लेकिन सर्वर अगर चाहे तो वो डेटा अपना भेज सकता है, जितना वो चाहे वो भेज सकता है। एक्टिव क्लोज का वो एक्नॉलेजमेंट किया, लेकिन सर्वर जो है वो सारा डेटा को कलेक्ट करके उसका रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ऐसा कब होता है? व्हेन सर्वर नीड टू कलेक्ट ऑल द डेटा एंड मेक, सारे सेगमेंट जब उनको कलेक्ट करना होता है, सारे सेगमेंट को ऑर्डर्ड फॉर्म में कलेक्ट करके उसको सॉर्ट करना होता है, ऑर्डर करना होता है, एंड इट हैज टू supply it to the application layer. It is basically depend upon the application layer's demand that you supply all the segments all at a time and in order. तो सर्वर जब इस सारा सेगमेंट्स को ऑर्डर करना होता है, in that case it can go for the half close.
सो इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा ट्रांसफर बेसिकली, डेटा ट्रांसफर जब हुआ है वहां पे इन ऑर्डर या आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हुआ है कि नहीं। तो जब अगर आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी होगा, इन दैट केस इट नीड्स टू ऑर्डर द सेगमेंट्स, and in that case it can go for the half close, और in the meantime सर्वर चाहे तो डेटा कम्युनिकेशन क्लाइंट से कर सकता है, लेकिन क्लाइंट की तरफ से कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होगा ड्यूरिंग दिस मीन टाइम। एंड और जो भी डेटा सर्वर भेजेगा उस सारे डेटा का एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट देते चला जाएगा। सर्वर जब सारा डेटा खत्म हो जाएगा, लास्ट डेटा जब उसको भेजना होगा along with data, it can also issue the finalization, let's closing option, कि हम भी अब क्लोज करना चाहते हैं, आपका सारे एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ हम सीक्वेंस नंबर के हिसाब से हम लास्ट डेटा भेज रहे हैं और हम भी फाइनलाइज का रिस्पांस दे रहे हैं। Once the finalization segment has been received by the client, now client can go for the acknowledgement, simply वो acknowledgement से वो confirm करेगा। तो क्लाइंट का जो सीक्वेंस नंबर शुरू में था वही सीक्वेंस नंबर वो यूज करता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो सर्वर का जो सीक्वेंस नंबर है उसके साथ वो ऐड हो जाता है। यू कैन सी दैट इट इज Z+1, जो कि पहले सीक्वेंस नंबर था। तो पहले सीक्वेंस नंबर Z था, तो Z जो है वो Z+1 हो जाना है। सो दिस इज व्हाट 4-वे कनेक्शन टर्मिनेशन, एंड यही है कि जो TCP एंड IP में कनेक्शन जो एस्टैब्लिश होता है, डेटा ट्रांसफर होता है एंड कनेक्शन को टर्मिनेट किया था। इसी बीच में हम लोग एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल को एस्टैब्लिश करते हैं। एरर फ्लो कंट्रोल जो है वो विंडो मैकेनिज्म से एस्टैब्लिश करते हैं। एरर कंट्रोल जो है हम लोग 2-वे में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक है आपका RTO मेथड टाइम आउट के हिसाब से, और दूसरा है कि एक थ्रेशोल्ड ACK मेथड, कि कितना नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड हम सेट करेंगे विद दैट। कब करेंगे वैसा? जब RTO जो है वो काफी लंबा है, RTO is not capable to take care of the out of order delivery of the data. So I conclude with this. If you have any questions, you can ask, or else we can terminate the session.